प्यारे बच्चों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम एक और मोटिवेशन लाइन देखने वाले हैं, जिससे हमें और हमारे अंदर एक मोटिवेशन की स्थिति पैदा हो जाएगी। वो मोटिवेशन लाइन मेरा है कि कोशिश करोगे तो शायद कुछ हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर आप कोशिश करेंगे तो शायद कुछ हो जाएगा, और कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। तो इस सीधी सी बात क्लास 10th वाले बच्चों के लिए है कि अगर आप परिश्रम कर रहे हैं तो बिहार बोर्ड में आप नंबर 1 स्थान बना सकते हैं। अगर आप परिश्रम ही नहीं कर रहे हैं तो आप बिहार बोर्ड में नंबर 1 स्थान कैसे बना पाएंगे? तब तो आप 400 प्लस भी मार्क्स नहीं ला पाएंगे। प्यारे बच्चों, कोशिश करते रहिए, मन और लगन से कोशिश करते रहिए। मैं आप लोगों को उम्मीद दिलाता हूँ कि आप लोग बिहार बोर्ड में अपना रैंक आसानी से बना सकते हैं। प्यारे बच्चों, इस सेशन को लास्ट तक देखें। बीच में इसके एक ट्रिक बताया गया है कि आप उस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो आप बिहार बोर्ड में टॉपर बन सकते हैं या अपनी रैंक उसमें ला सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग एक साथ मिलकर इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं उस ट्रिक के बारे में जो आपको बीच में बताया। तो प्यारे बच्चों, ये जो प्रश्न है वो विज्ञान 2014 के एनुअल के द्वितीय पाली के प्रश्न है, जो फुल 80 मार्क्स का था। इसमें टाइम आपको दिया गया था 2 आवर 45 मिनट। परीक्षार्थी के लिए कुछ निर्देश दिए गए थे। उसमें फर्स्ट निर्देश था कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। दाहिने और हाशिए पर दिए गए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। उस समय 2014 में आपको सभी प्रश्न का आंसर देना अनिवार्य था। उत्तर देते समय परीक्षार्थी यथासंभव सीमा का ध्यान रखें, शब्द सीमा का ध्यान रखें। इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। सही उत्तर चुनें। 1 अंक वाले प्रश्नों के उत्तर 1 शब्द या 1 वाक्य में देना था। 2 अंक वाले प्रश्न का उत्तर 50 शब्दों में। 3 अंक वाले प्रश्न का उत्तर जो देना था आपको 75 शब्द में। 5 अंक वाले प्रश्न का जो उत्तर देना था आपको 150 शब्दों में देना था। प्यारे बच्चों, उस समय के जो प्रश्न थे वो ग्रुप में बटे हुए थे। तो फर्स्ट में आप लोगों से सबसे पहले सब्जेक्टिव पूछा जाता था, उसके बाद आप लोगों से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता था। तो ग्रुप ए का क्वेश्चन हम पहले देखने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, चलिए इस शानदार और मज़ेदार सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखने वाले हैं अपने प्रश्नों को कि प्रश्न पूछा किया गया था 2014 में आपसे। तो प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न जो था वो था कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब जो होता है वो समान साइज का बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वक्रता केंद्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न मेरा कह रहा है कि दूसरा प्रश्न मेरा जो है वो कह रहा है कि किस वर्ण का प्रकाश का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा आपका लाल वर्ण का। क्या प्यारे बच्चों? लाल वर्ण का। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न मेरा क्या पूछा गया था कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? प्यारे बच्चों, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर, तो इसमें नहीं था, ये था 1 नंबर का प्रश्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता था। अब हम चलते हैं 4 नंबर प्रश्न की ओर। 4 नंबर प्रश्न मेरा पूछा गया था कि ईंधन से ऊर्जा को किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न किया जाता है? ईंधन से ऊर्जा को किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दहन की प्रक्रिया द्वारा। प्यारे बच्चों, दहन की प्रक्रिया द्वारा ईंधन को ऊर्जा से मतलब निर्माण किया जाता है। अब हम चलते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर। 5 नंबर प्रश्न मेरा पूछा गया था कि ए मीटर को विद्युत परिपथ के समांतर क्रम पर जोड़ा जाता है या श्रेणी क्रम में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका जो 5 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा वो होगा कि श्रेणी क्रम संयोजन में। अब हम चलते हैं 6 नंबर प्रश्न की ओर। 6 नंबर प्रश्न मेरा क्या पूछा गया है कि पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं? तो आइए हम देखने वाले हैं 6 नंबर का उत्तर कि पार्श्विक विस्थापन क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, ये जो है वो 2025 के लिए सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों कि किन्हीं 2 समानांतर पार्श्विक धाराओं के बीच इकाई के साम्य में होने वाले परिवर्तन को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। किसी भी 2 समानांतर पार्श्विक धाराएं के बीच इकाई साम्य में होने वाले परिवर्तन को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। आइए हम
7 नंबर प्रश्न को देखने वाले हैं। 7 नंबर प्रश्न मेरा क्या कह रहा है? तो 7 नंबर जो प्रश्न कह रहा है वो कह रहा है कि रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है? तो ये भी आपके 2025 के एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 नंबर का कि हम जानते हैं कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य मतलब लेमडा का सबसे अधिक मतलब तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है, जिस कारण से लाल रंग दूर से ही दिखाई पड़ता है। यही कारण है कि रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रकाश का उपयोग किया जाता है। तो चलिए हम 8 नंबर प्रश्न देखते हैं कि 8 नंबर प्रश्न हमसे पूछा क्या गया है। प्यारे बच्चों 8 नंबर जो प्रश्न पूछा गया है हमसे वो पूछा गया है कि दिए गए उत्तल लेंस, अवतल लेंस एवं कांच की एक वृत्ताकार पट्टिका की सतह को छुए बिना उनकी पहचान कैसे करेंगे? तो देखिए हम 8 नंबर प्रश्न जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है इसको हम देखने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों 8 नंबर का जो प्रश्न है वो है कि वस्तु को दर्पण के निकट रखने पर यदि प्रतिबिंब बड़ा और सीधा दिखाई पड़े तो दर्पण अवतल है, लेकिन यदि प्रतिबिंब छोटा या सीधा दिखाई पड़े तो दर्पण उत्तल है। यदि प्रतिबिंब सीधा और बराबर साइज के दिखाई पड़े तो दर्पण समतल है। तो आइए हम 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 9 नंबर प्रश्न हमसे पूछा क्या गया था। तो 9 नंबर प्रश्न जो है प्यारे बच्चों वो हमसे पूछा गया था कि जीवाश्म ईंधन क्या है, उदाहरण सहित लिखें। तो आइए हम देखने वाले हैं जीवाश्म ईंधन क्या है, जो 9 का आंसर है। तो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों कि जीवाश्म ईंधन एक वैसा कार्बनिक पदार्थ है जो करोड़ों वर्ष तक ईंधन क्या है, जो 9 का आंसर है। तो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों कि जीवाश्म ईंधन एक वैसा कार्बनिक पदार्थ है जो करोड़ों वर्ष तक पृथ्वी की सतह के गहरे दबे हुए पौधे और पशुओं के अवशेष द्वारा प्राप्त होता है। जीवाश्म ईंधन के प्रमुख उदाहरण इस प्रकार है: कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। अब हम 10 नंबर प्रश्न को देखने वाले हैं। 10 नंबर प्रश्न हमारा पूछा गया था प्यारे बच्चों कि धारावाही चालक तार के इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसे देखने के लिए अरस्टेड का प्रयोग का वर्णन करें। जो धारावाही चालक तार के इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं उसे देखने के लिए एक अरस्टेड ने प्रयोग किया था। उसी अरस्टेड के प्रयोग को आपसे पूछा गया है। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आइए हम इस प्रश्न को देखने वाले हैं कि इस प्रश्न में अरस्टेड साहब ने क्या किया था। तो आइए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो 1820 ईस्वी में अरस्टेड नामक एक वैज्ञानिक ने बताया कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस प्रयोग में एक चालक तार AB को उत्तर दक्षिण दिशा में तान दिया जाता है तथा उसके ठीक नीचे एक चुंबकीय सुई NS यानी नॉर्थ साउथ रख दिया जाता है। जब चालक में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है तब सुई चुंबकत्व गुण के कारण उत्तर दिशा से उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर हो जाती है। यही है अरस्टेड साहब जी का प्रयोग। जब चालक में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है तब सुई चुंबकत्व गुण के कारण उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर हो जाती है। जब तार AB में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब सुई विक्षेपित होकर तार के लंबवत हो जाती है। धारा की दिशा में समान रखते हुए जब सुई के ऊपर धारावाही तार है, सुई के नीचे धारावाही तार है, तार को क्रमशः सुई के ऊपर रखकर प्रयोग को दोहराया जाता है तो सुई विपरीत दिशा में विक्षेपित हो जाती है। अतः अरस्टेड के प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है कि धारावाहित चालक के इर्द गिर्द में भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है। तो आइए हम 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर जो प्रश्न आपसे पूछा गया था प्यारे बच्चों वो पूछा गया था कि अघातवर्ध्यता किसे कहते हैं। तो आइए हम देखने वाले हैं प्यारे बच्चों कि अघातवर्ध्यता क्या होती है। तो जो अघातवर्ध्यता होती है वो देखिए क्या होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाए कि अघातवर्ध्यता किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उसे हथौड़े से चोट करके पत्रों के रूप में परिवर्तित किया जाता है, यानी उसको चादर के रूप में फैलाया जा सकता है। आइए हम 12 नंबर प्रश्न को देखने वाले हैं कि 2014 में आपसे 12 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया था। तो 12 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था कि ध्वनिक या सोनेरस किसे कहते हैं। ध्वनिक भी पूछेगा और उसी का नाम आपसे उल्टा करके पूछ देगा कि सोनेरस किसे कहते हैं। तो ध्वनिक और सोनेरस जो होता है वो होता है प्यारे बच्चों आपका ध्वनिक किसे कहते हैं, यानी किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसके ऊपर हथौड़े से चोट देने पर
उसमें एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, यानी उसमें एक विशेष प्रकार की आवाज़ निकलती है जिसे ध्वनि या ध्वनि रस कहा जाता है। अब हम देखने वाले हैं 13 नंबर प्रश्न को। 13 नंबर प्रश्न मेरा क्या कह रहा है, जिसका राइट आंसर